रहेगा। 3:15 बजे तक रहेगा। कितने बजे तक? 3 3:15 बजे तक। ओके ओके, थैंक यू। जी। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य हूं और मेरा नाम अनिरुद्ध है। और हाय केवल एक उच्च शक्ति की कृपा है, आप लोगों का साथ है, मेरे स्पॉन्सर द्वारा मार्गदर्शन, ये 12 कदमों का सुंदर कार्यक्रम यार, मेरी फैमिली का सहयोग और फैमिली फ्रंट पे आए हुए मेरे संघर्ष मेरे हिस्से जो आए, उनकी वजह से आज शराब के पहले घूंट से दूर हूं और बहुत ही, जिसको कहते हैं आप लोग, सुखी समाधानी वो जीवन व्यतीत कर रहा हूं। आज का दिन कल से बेहतर है और आने वाला कल आज से बेहतर रहेगा, इसका पूरा यकीन है, क्योंकि आपके साथ हूं और ये 12 कदमों के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत आभारी महसूस करता हूं यार, एक तो आप लोगों ने मुझे इस विषय पे शेयरिंग करने के लिए बुलाया। एक तो शराब से दूर हूं, ये एक चमत्कार है, और जिस मामले में मैं बिल्कुल नाकारा था, उस विषय पर आज मेरे पास कुछ अच्छे अनुभव हैं, शायद जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने लायक बना हूं, तो ये बड़ा चमत्कार लगता है, क्योंकि कोई कसर नहीं बाकी रखी थी मैंने फैमिली को बर्बाद करने में। शराबियत का सफर तो वही रहा कि एक घूंट से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी जिंदगी को निकल गई। लव मैरिज थी हमारी। उससे पहले ये हुआ था कि पिताजी जस्ट गुजर गए थे, वो भी बहुत शराब पी के ही, वही कारण था उनका मृत्यु का। और उनके मृत्यु के बाद ही माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो फैमिली फ्रंट पे ये सब कुछ था, पूरी तरह से कोई नौकरी नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई स्थिरता नहीं, कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम की कोई चांस नहीं है, लेकिन हाथ में शराब आ गई थी और एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ गया था कि स्थितियां कितनी भी विपरीत हों, मैं इस जीवन में यार विजेता बन के रहूंगा। और शायद वही कॉन्फिडेंस था जिसको देख के मेरी जो पत्नी थी उसने मुझे शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आती थी, वेल सेटल्ड फैमिली से थी, रेप्यूटेड फैमिली से थी, और मुझ जैसे इंसान से जिसके पास कुछ भी नहीं हो कर्जों के सिवाय, उससे शादी करने का उसने निर्णय लिया। और एक टाइम ऐसा आ गया, बीच में 2 बच्चे हुए, कुछ अच्छे पल भी गए, साथ में कुछ जो है एक जीवन की अच्छी शुरुआत की थी, और काम में भी मैं अच्छा था, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लग रहा था एक पॉइंट तक कि काम भी अच्छा चल रहा है, पी भी रहा हूँ, जीवन के मजे भी हैं, 2 बच्चे भी हो गए हैं और सब कुछ अपना अच्छा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शराब हावी होती गई, वैसे वैसे वो सारे प्रॉब्लम्स जो हर शराबी फैमिली में आते हैं वो आना चालू हो गए। पहले तकरारें होने लगी, नोकझोंक होने लगी, फिर सीरियस झगड़े होने लगे, और फिर ये नौबत आ गई कि मुझे लगने लगा कि कहाँ से इस लड़की से मैंने शादी की जो मुझे समझ ही नहीं पा रही है, जिसको पता ही नहीं चल रहा है यार मेरे जवानी के दिन है, मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ। ठीक है, ज्यादा शराब पी लेता हूँ, लेकिन मैं टैलेंटेड हूँ, जीनियस भी समझता था खुद को। तो इसने मुझे संभालना चाहिए, यही इसका काम है, लेकिन वो संभालने का काम नहीं कर रही है। तो हमें झगड़े होते थे तो इन्हीं झगड़ों को मैं ना इस्तेमाल करता था। मेरी माँ को बोलता था कि ये मेरे को है ना बहुत सर खाती है, इसलिए मैं शराब पीता हूँ, और मेरी माँ जो है वो मेरी साइड लेती थी। तो मेरी वजह से मेरे घर में रिश्तेदारों में जो है झगड़े होने लगे। पत्नी माँ को बोल रही है कि आपने ढंग से परवरिश नहीं की, और माँ कहती थी कि मेरा बेटा तो अच्छा है, लेकिन तुम ही है ना उससे झगड़ा करती हो, इसलिए वो पीता है इतना। मेरी भाभी का और मेरी पत्नी का भी इन्हीं वजहों से झगड़े होते थे। मतलब घर में पूरी अशांति, पूरा कोलाहल, और इस बीच बच्चे बड़े हो रहे थे। तो उनको जो एक फैमिली की सिक्योरिटी होती है, एक स्थिरता होती है, वो कभी मिली नहीं। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, क्योंकि मैं उनसे दोस्त के जैसा बर्ताव करता हूँ, रोज कहानियां सुनाता हूँ, अलग तरीके से नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको वो जिंदगी के क्षितिज दिखा रहा हूँ जो है ना आम घरों में आम बच्चों को नहीं मिलते हैं। लेकिन समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे को इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। मैं जो पी रहा हूँ और पी के जो बेवकूफियां कर रहा हूँ, और उसकी वजह से फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी जो घर में आ रही है, उसकी वजह से सफर कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे एक आम इंसान बन के रहने की जरूरत थी, लेकिन मैं जीवन में कुछ बड़ा चाहता था। किसके पीछे भाग रहा था क्या मालूम। और ये जो रेस थी ये मुझे है ना अमूमन शराब की ओर ही ले जाती थी, और एक टाइम आ गया जब शराब ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन गई। उसके पीछे काम भी इम्पोर्टेंट नहीं था और घर भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पत्नी से प्यार नहीं करता था, या मुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं था, या बच्चों का ख्याल नहीं था, लेकिन इन सब से जो है शराब का जोर था, शराब का खींचा था, वो बहुत ज्यादा था।
और जल्दी वो दिन आ गया जब मेरी पत्नी को पछतावा होने लगा। एक बार उसने कहा कि मैं कोसती हूँ उस पल को जिस पल तुम मुझे मिले, और उससे भी ज्यादा कोसती हूँ उस पल को जब मैंने तुमको शादी के लिए हाँ कर दी। तो मुझे लगता था कि मेरी पत्नी तो कहीं नहीं जाएगी, 10 साल में उसने कोई नौकरी नहीं की है, मैं ही कमाता हूँ, मुझ पे ही निर्भर है, तो जाएंगे कहाँ ये लोग। लेकिन जब शराब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि अब मैं या तो शराब या मैं जा रही हूँ, वरना बच्चों को लेके। मैंने कहा चली जाओ। अंदर से मुझे लग रहा था दो बातें थी कि ये तो जाएगी तो भी वापस आ जाएगी, और उतने दिन जो हैं मिलेंगे मुझे वो मैं आजादी से जीऊंगा, कोई मुझे रोक टोक के लिए नहीं रहेगा। इस बीच में एक रिहैब जाके आ चुका था, क्योंकि अंदर से मुझे तकलीफ होती थी। अंदर से वो पल आते थे जब लगता था कि नहीं यार, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ और इसका कारण ये शराब है, इसका कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो रिहैब गया था, लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आ गया और मैं अपने दम पे देख लूंगा। मुझे बोला गया था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जाइए आप, और बाहर जाके एक्सपेरिमेंट मत करना, शराब आपके लिए नहीं बनी है। तब तक मेरे लाइफ में सब कुछ था, बढ़िया काम था, पैसे बढ़िया आ रहे थे। फैमिली ने तब तक ये नहीं बोला था कि शराब छोड़ दो तुम अनिरुद्ध, बोल रहे थे कि कम पियो, वीकेंड्स पे पियो, ढंग से पियो। और ढंग से पीना मुझे आता नहीं था। तो रिहैब से बाहर आया, वहां पे मुझे बोला गया था कि यार आप समझ नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि आजू बाजू में लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनकी बीवी छोड़ के चली गई है, जिनका परिवार बिखर गया है, किसी का कोई अंग गया है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, दिमागी तौर पे कुछ असर हो गया है, बहुत जॉब ठीक नहीं हो सकता। ये आप सबको नहीं, ये आपको कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता था कि मैं जवान हूँ, मैं हेल्दी हूँ और मैं परिस्थिति संभाल लूंगा। बोले किसी से नहीं संभलती है बाद में, ये बढ़ती हुई बीमारी है। अब तक एज येट आपके साथ ये चीजें नहीं हुई है, लेकिन अगर शराब पीना जारी रखा, अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं गए या कहीं और से मदद नहीं ली, तो आपके साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। और 2 साल के अंदर मेरे साथ वो लगभग सारी चीजें हो गई थी। काम पूरी तरह हाथ से चला गया, पत्नी बच्चों को लेके अपने मैके चली गई। कुछ दिन मैंने मजे किए, मुझे लगा था कि मुझे आजादी मिलेगी, लेकिन जब तक फैमिली थी साथ में तब तक कहीं न कहीं कुछ एक मुझ पे बंदिश थी। मेरा पीना तब भी हद से बाहर था, लेकिन कुछ न कुछ कंट्रोल था। मैं जाता था कहीं पे रास्ते से बाहर तो है ना, फिर से खींच के लाया जाता था मैं, लेकिन अब कोई मुझे रहा नहीं पूछने को। उसके बाद मतलब एक बेलगाम जिंदगी जिया मैं, और कुछ ही दिनों में सड़क पे आ गया। मेरे भाई ने, मेरी माँ ने मुझे रोकने की कोशिश करी, लेकिन मैं किसी की सुनने वाला नहीं था। जहां जाता था सबका जीना हराम कर देता था। और वो टाइम आ गया जब उनको भी हाथ जोड़ने पड़े कि भैया हमको अपनी जिंदगी जीने दो, तुमको जहां जाना है, जो करना है वो करो। हमसे जितना हो सका वो हमने किया, और उन्होंने किया भी था। हर तरीके से धार्मिक बहुत ज्यादा प्रवृत्ति के लोग नहीं थे, लेकिन गए वो। मन्नत कोई रह गई होगी, यहाँ पे जाके करते हैं, जादू टोना करते हैं, कुंडली देखते हैं, दवाइयाँ खिला के देखी, सब कुछ करके देख लिया था और कोई भी उपाय नहीं आया काम। तो फिर उनको मुझे छोड़ देना पड़ा अपने हाल पे। और हकीकत यह है कि मैं सड़क पे मर जाता, लेकिन मेरी वाइफ को एन मोमेंट पे डाइवोर्स फाइल किया था उसने। 6 महीने हमको दिए गए थे कि 6 महीने बाद भी आके अगर आप बोलते हो कि साथ में नहीं रहना है तो फिर हम आपको डिवोर्स दे देंगे। 6 महीने खत्म हो गए, कल को पेशी है कोर्ट में और ठप्पा लगने वाला है डिवोर्स पे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आज के दिन बच्चों में और वाइफ में कुछ बात होती है, और मेरे बड़े बेटे ने कहा मेरी वाइफ से कि जैसा भी हो मुझे तो वो बाप चाहिए, मुझे उसके बिना नहीं जीना है। और मेरी पत्नी ने डाइवोर्स वापस कर ले लिया। उसके बाद भी 2 साल में ऐसे ही चलता रहा, पीता रहा, कभी घर वालों के साथ झगड़ा करके फिर घर से दूर, और बच्चों का मतलब बाप होते हुए भी अनाथ इस तरह से हो रहे थे। पत्नी ने घर संभाला पूरा, मुझे लगता था कि ये तो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन उसने छोटा कारोबार शुरू किया और बच्चों को वो बड़ा करने लगी, परवरिश सारी, माँ भी वो बन गई, बाप भी वो बन गई। और 2 साल मेरा पीना और जारी रह गया जब तक और 4 रिहैब नहीं हुए। और बीच में मैं ए में आ गया। कुछ दिन सोबर रहा।
सोबर रहा, शराब की याद नहीं आ रही थी, बहुत बढ़िया लग रहा था। फिर से फैमिली में पहली बार, फिर से क्या पहली बार शांति का माहौल था एकदम। और मुझे लग रहा था कि अब तो अपने प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो गए, और मेरे घर में भी वही लग रहा था कि अब बाबा पी नहीं रहा है, अब अपने अच्छे दिन आ गए। लेकिन वो अच्छे दिन ज्यादा चले नहीं। क्यों चले नहीं? क्योंकि मैं मीटिंग में जा रहा था, बड़े उत्साह के साथ जा रहा था, मुझे मीटिंग में कंपनी अच्छी लगी थी, मुझे ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रोग्राम बोलते हैं वो भी अच्छा लगने लगा था। लेकिन मैं किसी चीज को समझने की और फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं ये समझ नहीं रहा था कि ये ऐसी बीमारी है जो इतनी आसानी से जाती नहीं है। इनफैक्ट वो जीवन भर मेरे साथ में रहने वाली है, और ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं शराब के चंगुल से छूटा नहीं हूँ, एक दिन की रिहाई हुई है, वो भी इस शर्त पे कि मैं मीटिंग जाऊं, स्पॉन्सर लूं, प्रोग्राम करूं, क्योंकि ये प्रोग्राम ही है जो मेरी शराबी पर्सनैलिटी को बदल सकता है और मुझे शराब से दूर रख सकता है। जीवन को सही तरीके से देखने का नजरिया दे सकता है, एक सही ढंग की सोच दे सकता है, जिससे मैं समझूं कि मैं क्या हूं और मेरे आसपास के लोग क्या है और जीने का तरीका क्या है। लेकिन मैं इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे जो है शिकायतें आने लगी घर में, मेरी पत्नी को मुझसे और मुझे मेरी पत्नी से। पैसे की प्रॉब्लम सर उठाने लगी, एक दूसरे को दोष देना चालू हो गया। और मैं जो है वो बड़ा पढ़ाकू इंसान हूँ, तो बिग बुक जो है वो चाट डाली थी और 2 चैप्टर्स पे मेरी नजर जा रही थी, एक पत्नियों के लिए और एक फैमिली आफ्टरवर्ड्स। तो वो लेके मैं अपने काउंसलर के पास जा रहा था, ए मेंबर्स के पास जा रहा था। मैंने कहा मैं तो मीटिंग आ रहा हूँ, शराब से दूर हूँ अब, लेकिन मेरे घर वाले जो हैं वो मुझे बड़े परेशान करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं। तो आप तो मेरे को बड़ी बड़ी बातें समझाते हो, ये करो ना वो करो ना वो करो, लेकिन मेरे घर वालों को कौन समझाएगा? तो आप क्यों नहीं ये चैप्टर उनको पढ़ने को देते हो? उन्होंने मुझे कई तरीके से बताने की कोशिश करी कि वो जो कर रहे हैं उस पर ध्यान मत दे, तू अपने पे ध्यान दे, दोष अपने देखने हैं, सुधार अपने में लाना है। जिंदगी जीना मुझे नहीं आया। ये जो एक टाइम था जब मुझसे प्रेम करते थे लोग, वही आज मुझसे बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं हूँ। और एक दिन में चीजें खराब नहीं हुई हैं तो एक दिन में चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन मैं था, मेरी पर्सनालिटी जो है कि आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट एंड आई वॉन्ट इट नाउ। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और वो अभी के अभी चाहिए। शराब छोड़ दी ना मैंने यार। और ये बात थी यार एक गजब की, कि मेरी फैमिली जो है वो सालों तक है ना भगवान से एक ही दुआ करती रही कि अनिरुद्ध की शराब छुड़वा दो भगवान, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब अनिरुद्ध शराब से दूर हुआ तो ये बात वो भी भूल गए। उनकी भी अपेक्षाएं तैयार होने लगी, उनकी भी शिकायतें तैयार होने लगी, पिछले बही खाते खोल के बातें होने लगी। जिस संघर्ष से परिवार गुजर रहा था उसके लिए ऑफ कोर्स मैं जिम्मेदार था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा उसका एहसास दिलाया जाता था कि तुम्हारी वजह से देखो हम पे क्या दिन आ गए। और ये चीज जो है वो मैं सहन नहीं कर पाता था, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। और एक बात थी कि मैंने शराब से दूर तो था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं था। तो मैं 5 मिनट लेट हो गया तो वो है ना सूंघने लगते थे मुझे कि कहीं शराब पी के नहीं आया। और बड़ा गुस्सा आता था कि मैं ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हो। चोरी नहीं की फिर भी चोर बोला ना, तो अब तो जाके डाका ही डालता हूँ। और मैं फिर से शराब पीने जाता था। और मुझे ये लगता था, और बिल्कुल सिंसियरली लगता था, ईमानदारी से लगता था कि मैं तो सोबर रहना चाहता हूँ, लेकिन ये फैमिली है मेरी, जिसमें बच्चे शामिल नहीं थे, बच्चों के लिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं ये है, इनकी वजह से मैं सोबर नहीं रह पाता हूँ। और ए में आने के बाद जो मैं रिलैप्स हुआ, मुझे लगा था कि दूसरे शहर में जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, एक दिन पी के देखूंगा, एलर्जी चालू हो गई तो नहीं पीऊंगा फिर से, और क्या है उसमें बड़ी बात। लेकिन एक यकीन तो हो जाएगा मुझे कि ये जो बोल रहे हैं ए में वो सच है या नहीं है, क्योंकि अंदर से मुझे है ना ये बातें पसंद ही नहीं थी। मुझे चाहिए था कोई एक तरीका कि है ना शराब नियंत्रित रूप से पी पाऊं। शराब से दूर कर दिया तो मजे क्या रहे। तो बीच में जो 2 महीने सोबर रहा मैं, उसमें सब कुछ बढ़िया था। मेरी सेहत अच्छी थी, सुबह उठते थे, साथ में चाय पीते थे, पार्क में जाते थे, साथ में खाना खाते थे, दिन में 4 बार साथ में हाथ मिला के चारों जन हम प्रेयर करते थे। बच्चे बड़े खुश थे। कहीं पे जाते थे अगर रिश्तेदारों से मिलने तो वो बोलते थे कि यार कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के।
काम मिलना चालू हो गया था, मतलब सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बाहर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से बोरियत थी, एक खालीपन था बहुत। और उस पर से ये जो है, जो उन्होंने मुझे कहा था कि RID, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, बेचैन था, छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ाहट होने लगी थी, असंतुष्ट था जीवन से, पैसे पहले जैसे नहीं कमा रहा था, मान घर में पहले जैसा नहीं मिल रहा था, और झुंझलाहट थी। तो छोटी सी बात पे चिड़चिड़ होना, और हम दोनों का वो पैटर्न रहा था हस्बैंड वाइफ का, कि न किसी भी चीज को, है ना, छोटी चीज को हम थोड़े समय में या थोड़े शब्दों में खत्म नहीं कर पाते थे। थोड़ा मुझे कुछ बोला गया तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, आवाज चढ़ जाए मेरी, और फिर बात का बतंगड़ हो जाए, महाभारत चालू। तो वो जो मैंने ऐसी स्थिति में एक दिन में पी के देखूंगा जैसा मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, जबकि बोला था कि एक्सपेरिमेंट मत करो, पहला घूंट जहरीला है। फिर भी मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट 1.25 साल तक चलता रहा। फिर से घर में बर्बादियां, फिर से बच्चों का वैसे ही पिसा जाना, फिर से वो जो घर वालों ने सपने देखे थे कि अब तो अपने शायद सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए, उनका दिल टूट जाना। और मैं इस कदर मायूस हो गया कि AA में आके भी सुधर नहीं रहा हूं यार। तो शायद मैं उस हद दर्जे का बेईमान इंसान हूं, अंदर से ही ऐसा हूं कि मैं इस सरल से कार्यक्रम को अपना नहीं पा रहा हूं, तो मैंने पी के ही मर जाना है। तो भयंकर नकारात्मक हो गया था, और इस नकारात्मकता में बहुत रिजेंटमेंट भर गई थी मेरे मन में। वैसे तो सभी के लिए थी, लेकिन मेरी फैमिली वालों के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि अब मैं खुशी से रिहैब नहीं जा रहा था, मेरा पिकअप हो रहा था, वैन आती थी, उठाया जाता था मुझे और जबरदस्ती ले जा रहे थे। आखिरी बार जब मैं रिहैब में गया, तब मेरे मन में एक और से सोच चल रही थी कि मैं बाहर जाऊंगा तो वकील करूंगा, है ना, इनको है ना नोटिस ही भेजता हूँ घर वालों को, एक नोटिस मेरी पत्नी को, एक नोटिस मेरे भाई को, एक माँ को, एक सास ससुर को, कि अब अगर मेरा पिकअप करने की कोशिश करी तो मैं तुम पे है ना केस कर दूंगा। ये इस तरह इतनी नकारात्मकता। लेकिन यार, ये आखिरी रिहैब के टाइम ये भी हो गया था कि मैं टूट गया था अंदर से। जो संघर्ष करने की जो मुझ में थी शक्ति, वो सारी खत्म हो गई थी। साइकेट्रिक दवाइयां चालू हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि अब यहाँ से बाहर जाके मैं पीऊंगा तो वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि जिंदा ही नहीं बचूंगा। तो रॉक बॉटम जिसको कहते हैं, वो मुझे समझ में आया कि मानने पे होता है, जब मैं हथियार डाल देता हूँ। क्योंकि 2 साल पहले मैं सड़कों पे जी रहा था, और क्या रॉक बॉटम चाहिए था मेरे को। यहाँ पे मैं फैमिली के साथ में था, फिर भी सुधर नहीं रहा था। तो जो AA में आके नहीं सीखा, वो मेरे को दारू ने सिखा दिया कि भैया आप बाहर जाओगे, पियोगे, मर जाओगे। दिख रही थी सामने मौत। और ऐसे में मैं तैयार हो गया कि यार जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा। और मुझे पहली बात वहां पे रिहैब में रहते ही एक AA मेंबर ने बोली थी कि अनिरुद्ध, घर वालों के लिए इतना जहर मन में लेके है ना, तुम कभी सोबर नहीं हो पाओगे। भगवान पे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं, क्या वो करोगे? मैंने कहा कुछ भी करूंगा। वो मेरे में बात आ गई थी। वो अब शराब ने वो मुझे इतना पस्त कर दिया था कि जो मुझे पहली मीटिंग में बोला गया था कि यार जो बताया गया है करो, वो मैं करने के लिए अब तैयार था। तो उन्होंने बोला कि रोज रात को सोने से पहले अपने घर वालों के लिए, जिनके मन में बहुत तुमको नाराजगी है, बहुत खुन्नस से जहर भरा है, उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। उनके लिए वो सारी चीजें मांगो जो तुमको चाहिए। उनको है ना, भगवान को मानते नहीं हो तो भी बोलो कि हे ईश्वर, इन लोगों को सारी सुख दे, शांति दे, सारी खुशियां दे, मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां दे, ये बहुत कामयाब हो, इनके मन जैसा हो। तो मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला और मैंने किया। और यहाँ से जो है टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का शुरू हुआ है। सेरेनिटी प्रेयर तो पहले से ही जीवन में आई थी, लेकिन मन से कभी है ना शायद बोली नहीं थी, या मतलब नहीं समझा था, या बेईमानी थी, इसलिए वो मेरे को काम नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे मैं इतना परेशान हो चुका था कि मैं कुछ भी जरिया मिल जाए मेरे को, इसे ना, जो मेरे मन में जो चलता था, 24 घंटे लड़ाई हारे हुए इंसान की, नकारात्मकता से भरपूर। मेरे को है ना वो कैद लग रही थी एक। मुझे लगता था कि या तो मैं मर जाऊं और सारे छूट जाए, या फिर मैं ठीक हो जाऊं यार। तो उस डेस्परेशन में से मैंने इस प्रार्थना को पकड़ लिया, और वहां से टर्निंग पॉइंट आ गया है।
मैं देखता हूं कि मेरी जिंदगी वहां से बदलना चालू हो गई जब मैंने अपने घर वालों के लिए उनका चेहरा सामने लाके, जो भी गुस्सा था मन में उसके बावजूद मैंने प्रार्थना करना चालू की, तो मैंने महसूस किया कि मुझे नींद आ रही है। एक शराबी को शराब से दूर होने के बाद नींद आने में अमूमन दिक्कत होती है, और मुझे तो बचपन से नींद आने की प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे शांति से नींद आ रही है। तो मैं दूसरे दिन से बिल्कुल उत्सुकता से और बाद में खुशी से और फिर बाद में विश्वास से वो प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में ना जिन लोगों के मैं नाम लेता था उन नामों की लिस्ट बढ़ती गई, और मैं देख रहा था कि ना पहली बार यार मेरे को मन में शांति महसूस हो रही है। मैंने कहा यहाँ पे बताई गई चीज काम करती है यार। और जब है ना, क्योंकि सिंपल प्रिंसिपल था उसका, मैंने बताया जाके उस मेंबर को अगली बार, मैंने कहा यार आपने प्रार्थना करने को कहा, मैं कर रहा हूँ और मुझे उसमें फर्क महसूस हो रहा है। बोले यार सिंपल चीज है प्रार्थना, तुम उनके लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो। अगर तुम किसी के लिए दुआ मांग रहे हो तो तुम उसके लिए नफरत नहीं कर सकते। अगर तुम किसी के लिए दुआ मांग रहे हो तो अपने आप जिस लेवल पे उस लेवल से ऊपर उठ जाते हो, अपने आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करते हो और ईश्वर के लिए जगह बन जाती है दिल में। तो वैसे मैं महसूस कर रहा था कि कुछ हो रहा है, और वहां से मैंने जो है एक एक चीज जो मुझे बताई गई थी वो फॉलो करना चालू हो गया। 15 अगस्त 2018 को मैं जब घर आया तब काफी मुझ में बदलाव आ चुका था। ये बात क्लियर हो गई थी मन में। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें रिजॉल्व हो गई थी घर वालों के बारे में, लेकिन इतना तय हुआ था कि यार अब लड़ना नहीं है। एक लाइन मैंने पकड़ के रखी थी, हालांकि वो 10वें कदम के आसपास की थी, कि हमने लड़ना छोड़ दिया है किसी से भी और किसी भी चीज से, यहाँ तक कि शराब से भी। और मैं उम्र भर यार संघर्ष करता रहा, लोगों से टकराव करता रहा, और सबसे ज्यादा टकराव मेरे घर वालों से, क्योंकि सबसे ज्यादा समय भी तो मैं उन्हीं के साथ बिताता हूँ, मेरी जिंदगी उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो घर में आया जब, तब मेरा नजरिया बदल चुका था और कुछ दिन अच्छे बीते। लेकिन अब ये था कि पहले रिहैब से जब बाहर आया था तो घर वालों को बहुत आशाएं थी, अब था अगर तो अविश्वास था। उनको यकीन नहीं था, डर था कि यार ये फिर से कहीं पी तो नहीं लेगा। कुछ दिन हमारे अच्छे चले और 15 दिन हुए होंगे लगभग, तब मेरा और पत्नी का फिर से कुछ तकरार हुई और मेरी आवाज फिर से चढ़ गई। तो मैंने सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इतना अच्छा मैंने महसूस किया था, इतनी मैंने प्रार्थना करी है, और उसके बाद आके मैंने तय किया है कि अब कोई झगड़ा नहीं होगा, उसके बावजूद मैं फिर से झगड़ा कर रहा हूँ। तो मुझे याद है मैं पार्क में बैठा था, मैंने कहा ये मैं फिर से गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। ये शिकायतें, ये तकरार, ये मन में फिर से जो है मेरी नकारात्मकता आती है, ये मुझे यकीनन शराब की ओर ले जाती है, क्योंकि यही मेरी प्रॉब्लम्स हैं। मेरे इमोशनल, ओवर इमोशनल नेचर को न संभाल पाना, ये मेरी असली प्रॉब्लम है। और ये संभाल नहीं पाता हूँ, इसके लिए कोई सोल्यूशन चाहिए रहता है मुझे, कि कुछ तो जरिया मिले जिसकी वजह से मैं शांति महसूस करूं। तो वो जरिया मुझे है ना मिलता है शराब में, और किसी भी हाल में शराब की ओर नहीं जाना है यार। तो मुझ में ही बदलाव लाना पड़ेगा मुझे खुद में, और मुझे बदलाव नामंजूर होता है यार। पहले मुझे लगे तो कि मैंने गलतियां की है तो मैं बदलाव लाऊंगा। तो मैंने सिर्फ तय करने से कि अब के बाद मैं झगड़ा नहीं करूंगा, अब के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरे सिर्फ तय करने से नहीं होगा यार। मुझे मदद की जरूरत है। मैंने पहले 2-3 महीने जो हैं वो 2 मेंबर्स थे, उनके ऑफिस में जाके बैठने लगा। काम धंधा सारा चौपट था, कुछ था ही नहीं मेरे पास, लेकिन इतना पता चल गया था कि मैं जो हर बार सोचता था कि जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, घर में लाके फेंकता हूँ तो ये मुझे फिर से इज्जत देंगे, ये तरीका काम नहीं आ रहा था। काम आता भी था, पैसे आते भी थे, तो उसके साथ दारू चली आती थी। इस अहंकार के साथ और पैसों के दम पे मैं घर में शांति और खुशियां नहीं ला सकता हूँ, मुझे घर में सम्मान नहीं मिल सकता है। मुझे नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी रिकवरी रखनी पड़ेगी। तो मैं सुबह उठता था, नाश्ता करके उनके ऑफिस में चला जाता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा था, जो मैं कभी नहीं करता था। मेरे अंदर एक होता था, मेरे बाहर दूसरा होता था। मैं अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता लोगों को, मैं दिखाने की कोशिश करता था, नहीं नहीं सब बढ़िया, शराब से दूर हूँ, और है ना मैं तो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इट्स वर्किंग। मैंने ईमानदारी से अपने प्रॉब्लम्स नहीं शेयर किए थे, और ढेरों प्रॉब्लम्स थे। मतलब पैसे कौड़ी व्यवहार के तो अलग थे, लेकिन फैमिली लेवल पे ही कोई एक रिश्ता ठीक नहीं था। बच्चों में और मुझ में सिर्फ प्रेम था, लेकिन वो भी जो था वो एक अंतर से था, थोड़ी दूरी से था, क्योंकि उनको वो सिक्योरिटी नहीं मिली थी बाप से।
वो माँ को ही पूछते थे हर चीज के लिए। और मुझे लगता था कि मैं क्या नाकारा इंसान हूं यार, घर में कोई पूछ ही नहीं है मेरी। हर चीज के लिए माँ के पास जा रहे हैं, मेरी माँ के पास जा रहे हैं, अपने नाना नानी के पास जा रहे हैं, और मैं लास्ट में आता हूँ, मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं इसलिए कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। लेकिन मुझे बोला गया था कि सेल्फ पिटी में नहीं जाना है यार। सेल्फ पिटी इज द मदर ऑफ ऑल कैरेक्टर डिफेक्ट्स। इसी से आध्यात्मिक बीमारी पनपती है। तो मैंने क्या करना है, मेरे को यार ये एक तो अंदर ही अंदर सुलगते नहीं रहना था। तो मैं मेंबर से बात करने लगा, उनको बोलने लगा कि ये सारी प्रॉब्लम है। तो वो अपने शुरुआती दिनों के प्रॉब्लम्स बताने लगे, और मुझे पता चला कि ज्यादातर मेंबर्स के घर में ये सारी प्रॉब्लम्स पहले भी आई थी। तो उन्होंने इसको कैसे डील किया। एक मेंबर थे, उन्होंने मुझे बताया कि अनिरुद्ध डिस्कशन मत करना, 5 तरीके से जवाब देना, हाँ, ना, सोचता हूँ, करता हूँ, बताता हूँ। बोले कि इससे ज्यादा अगर तुमने कुछ बोलने की कोशिश करी तो चर्चा होगी, चर्चा बहस में बदलेगी, बहस झगड़ा होगा, और झगड़ा हो जाएगा तो 2-4 झगड़ों के बाद तुम है ना ठेके पे चले जाओगे। तो ये जो छोटी छोटी मुझे टिप्स बताए जा रहे थे उनको मैं फॉलो करने लगा। और कुछ ही दिनों में एक डीआर आया, क्योंकि घर में मेरी बड़ी आलोचना हो रही थी। मैंने कहा कि सालों तक ये दुआ मांगी गई थी कि अनिरुद्ध की सिर्फ शराब छुड़ाओ और हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनको भी बेचारों को मालूम नहीं था कि सालों तक मैंने जो दुख दिया है, उनको जो सफर करना पड़ा है, उसकी वजह से उनके अंदर कितनी खुन्नस है, उनके अंदर कितनी नाराजगियां हैं, उनके अंदर कितना गुस्सा है। और वो भी कोशिश कर रहे थे कि मुझसे अच्छा बर्ताव करे, लेकिन इसके बावजूद उनसे ऐसी चीजें हो रही थी जिससे मुझे दर्द होता था। मुझे दर्द क्यों होता था, क्योंकि मैं नया जीना सीख रहा था। बहुत ओवर इमोशनल, बहुत ओवर सेंसिटिव मन था मेरा। मेरे पुराने सारे तरीके निकाल दिए गए थे। सबसे ज्यादा मेरी जो ताकत थी शराब, उससे मैं दूर था। और अब मैं कंफ्यूज हो जाता था छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी चीजों से आहत हो जाता था, बहुत वल्नरेबल होता था मैं। और मुझे लगता था कि मेरे ही घर में मैं पराया हूँ यार, अकेला हूँ सबके साथ होके। तो ये सब प्रॉब्लम चल रही थी, और मुझे बोला गया था कि है ना यार, तुम सुबह उठते प्रार्थना है ना, उसको पूरे टाइम प्रार्थना में रहना एक तो। और दिन की शुरुआत जो है वो डीआर से करना, कुछ लिटरेचर पढ़ना, और पढ़ के छोड़ नहीं देना, दिन भर वो कैरी करना। और कुछ अगस्त में मैं आया था बाहर, और अक्टूबर के आसपास एक मुझे दिखाई दिया डीआर। और उस डीआर में बोला था कि आपके जो आलोचक हैं वो आपके गुरु हैं, टीचर हैं आपके, क्योंकि वो आपको आपके दोष दिखा रहे हैं जो मुझे नहीं दिखाई देते। वो सामने वाला दोष दिखा रहा है, और अगर दोष दिखा रहा है तो तुमने थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि दोष ही तो अपने को दूर करने हैं। ये मेरे सुधार का कार्यक्रम है। तो उस व्यक्ति को मालूम नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति मेरी मदद कर रहा है कि मेरे दोष दिखा रहा है। अब ये दोष है जिसकी वजह से मेरी ओर से प्रॉब्लम हो रही है घर में, तो यार मैं इनको दूर कर दूं। तो ए में आके मेरे को ए मेंबर्स ने बोला कि तुमको नजरिया बदलना है यार। जिस तरीके से देखते हो है ना, हर बात तुम है ना पर्सनली लेते हो, जैसे तुमको ईगो को चोट पहुंचती हो, वो न करते हुए ये समझो कि अब तक जिस पर्सनालिटी के साथ जीते आ रहे हो, उस पर्सनालिटी से ही तुम हार गए हो, उसी की वजह से जीवन असफल हुआ है। तो यह पर्सनालिटी चेंज करना है, और यही तुम्हारा फोकस रहना चाहिए, यही एम होना चाहिए। और उसमें तुम्हारे घर वाले अनजाने में मदद कर रहे हैं। अगर वो तुमको गालियां दे रहे हैं, अगर वो तुमको आलोचना कर रहे हैं, अगर तुमको बता रहे हैं कि तुमने ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं करते, वो सारी चीजें लिखो और कोशिश करो कि इसमें कैसे सुधार लाना है। तो बोले ये आध्यात्मिक तरीका है। और कहीं ना कहीं मुझे उतनी समझ आ गई थी, या हार पक्की हो गई थी कि जो कुछ करना है वो मैं करूंगा यार। तो हर बार जब मुझे अब घर में कुछ न कुछ गलत बोला जा रहा था, तो मैं मन ही मन थैंक यू बोलने लगा। यार एक बात बहुत अच्छी तरह से मेरी समझ में आ गई कि मैं ना T20 का खिलाड़ी हूँ। आता हूँ तो पहले गेंद से ना चौके छक्के लगाना है, मेरे को सेंचुरी बनाना है, मेरे को मैन ऑफ द मैच लेना है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी लेना है, ये कैप भी लेना है, वो कैप भी लेना है। उसी तरीके से मैं जीता आया हूँ। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया था कि ये T20 का मैच नहीं चल रहा है बॉस, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, टेस्ट है, और मुझे इसको टेस्ट की तरह खेलना पड़ेगा। हर बार हो ये रहा था कि मैं T20 के तरीके से खेलूं कि मैं ही है ना सब कुछ खेल पे छा जाऊंगा, और मैं आउट हो रहा हूं हर बार।
वजह बना रहा हूँ कि पत्नी ने ये बोला, भाई ने ये किया, पैसे नहीं आए घर में तो ऐसा बोला, मेरे को मान नहीं दिया, मैं सब कुछ ठीक कर रहा था फिर भी ऐसे कर रहा था। मतलब मैं बोल रहा था कि देखो सामने वाला कैसे बॉलिंग गलत कर रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, बाउंसर डाल रहा है, बॉडी लाइन डाल रहा है, इसलिए मैं आउट हो रहा हूँ। तो ये तो कोई खेलने का तरीका नहीं है यार, ये बहुत बचकाना बात हुई। खेल खेल है और टेस्ट की तरह खेलना है तो सबसे पहले मेरे को एक को ये याद रखना होगा कि विकेट नहीं खोना है, पिच पे बने रहना है, चाहे सामने वाला बॉलिंग कैसे भी डाले। मैं उसको दोष नहीं दे सकता हूँ कि खतरनाक बॉलिंग कर रहा है, मुझे तो अपने शॉट्स, अपना खेल सुधारना होगा और उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की मीटिंग। अब तक हो ये रहा था कि मैं जाता था 5 मिनट शेयर करता था, बाकी 55 मिनट दूसरों की सुनता था, बाहर आया, गप्पे मारे, घर चला आया। लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो कोचिंग है और घर जब आता हूं मैं या बाहर जाता हूं बाकी